नमस्कार। चलिए आज कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हम उन सभी जरूरी बातों को समझेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत अहम है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। ये वो नींव है जिस पर जीव विज्ञान की पूरी इमारत टिकी है। आखिर जीवन की वो सबसे छोटी इकाई क्या है जो अपने आप में जिंदा है? जवाब जाहिर है, कोशिका यानी कि सेल है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकारों को जानेंगे, फिर उनके अंदर की छोटी छोटी मशीनों यानी ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। इसके बाद जीवन के रहस्यमयी कोड डीएनए को समझेंगे। फिर पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में फर्क जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बहुत बड़ी वेल, बस दो बेसिक सेल डिजाइन में से किसी एक पर ही आधारित है। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन्हें आप जीवन का सबसे सरल और पुराना रूप मान सकते हैं। इनमें कोई असली न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। इनका जो डीएनए है वो बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है, जैसे सूप में नूडल्स। बैक्टीरिया और आर्किया इसी ग्रुप में आते हैं। और ये है यूकैरियोटिक कोशिका, जिंदगी का एक ज्यादा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड रूप। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को एकदम सुरक्षित रखता है, बिल्कुल एक तिजोरी में रखे खजाने की तरह। पौधे, जानवर, फंगस, ये सभी इन्हीं जटिल कोशिकाओं से बने होते हैं। तो एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, प्रोकैरियोटिक मतलब सिंपल, कोई न्यूक्लियस नहीं और आमतौर पर एक कोशिकीय। वहीं यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ और अक्सर बहुकोशिकीय। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो जीवन के पेड़ को दो मेन ब्रांच में बांटता है। चलिए अब कोशिका के और अंदर चलते हैं और उन छोटी छोटी संरचनाओं को देखते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आप इन्हें एक बिजी शहर की अलग अलग इमारतों की तरह सोच सकते हैं, जहां हर इमारत का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम होता है। ये लाइन तो सबने जरूर सुनी होगी, है ना? ये सबसे मशहूर ऑर्गेनेल का निकनेम है और एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। ये है कोशिका का पावर हाउस। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ही वो पावर हाउस है। ये हमारे खाने को एटीपी नाम की एनर्जी में बदलता है। यही एटीपी सेल के हर काम के लिए फ्यूल का काम करती है, ठीक जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। ये वो जगह है जहाँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, वही प्रोसेस जो हमें चलने, सोचने और यहाँ तक के सांस लेने की ताकत देता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। इन्हें हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी प्रोटीन, वो यहीं बनते हैं। हमारी ग्रोथ, रिपेयर और लगभग हर काम के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर सेल का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे किसी शहर में सड़कों का जाल। रफ ईआर पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जबकि स्मूथ ईआर लिपिड यानी कि फैट बनाता है, जो हमारी कोशिकाओं के लिए उतनी ही जरूरी है। गोल्जी बॉडी को सेल का पोस्ट ऑफिस समझिए। ये प्रोटीन और फैट को रिसीव करता है, उनमें थोड़े बदलाव करता है, उन्हें पैक करता है और फिर उन्हें सही पते पर भेज देता है जहां भी उनकी जरूरत होती है। लाइसोसोम सेल का क्लीन अप क्रू है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम होते हैं जो सेल के कचरे और पुराने खराब हो चुके हिस्सों को तोड़कर रिसाइकल करते हैं। इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये फटकर पूरी सेल को ही खत्म कर देता है, ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रहे। और आखिर में क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्ट में मिलता है। ये वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, वही जादुई प्रोसेस जो सूरज की रोशनी को खाने में बदल देती है। और यहीं से हमारा अगला मजेदार टॉपिक भी शुरू होता है। चलिए अब सेल के कंट्रोल सेंटर की ओर बढ़ते हैं, यानी डीएनए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसी में लिखा होता है कि कोई जीव कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। तो डीएनए में सारी जेनेटिक जानकारी होती है। इसका स्ट्रक्चर एक घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है, जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत कसकर पैक रहता है। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो डीएनए अपनी एक सटीक कॉपी बनाता है
और यही वो तरीका है जिससे माता-पिता से बच्चों में आंखों का रंग या बालों के टाइप जैसे गुण पहुंचते हैं। अब जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए दो मुख्य प्रकारों की तुलना करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये एक ऐसा क्लासिक सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में आता है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर मुख्य अंतर क्या है तो दोनों यूकैरियोटिक ही, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कुछ बड़े फर्क हैं जो इनके जीने के तरीके को तय करते हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, प्लांट सेल्स में एक मजबूत सेल वॉल होती है जो उन्हें सपोर्ट देती है, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल सेल्स में ये दोनों ही नहीं होते। इसके अलावा पौधों में पानी जमा करने के लिए एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं। एग्जाम के लिए ये मेन पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी समीक्षा को खत्म करने से पहले चलिए कुछ ऐसे अविश्वसनीय फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और भी यादगार बना देंगे। ये फैक्ट्स हमें बायोलॉजी की खूबसूरती को समझने में भी मदद करेंगे। एक इंसान के शरीर में लगभग 37 खरब कोशिकाएं होती हैं। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि एक ही जीव के अंदर सेलुलर लाइफ कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जहां ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर हमें जिंदा रखती हैं। और अब कुछ फटाफट फैक्ट्स। सबसे बड़ी इंसानी कोशिका ओवम यानी अंडाणु है, जिसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। सबसे लंबी कोशिकाएं हमारी नर्व सेल्स हैं, जो मीटरों तक लंबी हो सकती हैं। और तो और हमारी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सकें। है ना कमाल की बात? और मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। कोशिकाएं हमें सहयोग का एक अविश्वसनीय उदाहरण देती हैं। अगर खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक जिंदा इंसान बना सकती हैं, तो सोचिए हम सब इंसान मिलकर एक साथ क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।